उन बिलखते हुए परिवारों की चीखें याद कीजिए, जिन्होंने महज कुछ दिनों पहले एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग के कारण अपने मासूमों को हमेशा के लिए खो दिया। वो तबाही किसी कुदरती आफत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस भ्रष्टाचार और अवैध सिंडिकेट की देन थी, जिसने चंद पैसों के लिए नियमों को ताक पर रखकर मौत के कंचे खड़े कर दिए थे। सालों से इस सीमावर्ती राज्य की सुलगती हुई फिजाओं में आम इंसान सिर्फ खौफ और राजनीतिक दबाव के साए में जी रहा था, जहां पुलिस की वर्दी बेबस थी और गुंडों का रसूख 7वें आसमान पर। लेकिन आज 2026 की इस बदलती हुई सियासी बयार में बंगाल की धरती पर एक ऐसा प्रशासनिक तूफान उठा है जिसने सिर्फ 7 दिनों के भीतर पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया है। नबन्ना के गलियारों से निकलने वाले कड़े आदेश और सड़कों पर गरजते हुए पीले बुलडोजर महज एक चुनावी जीत का जश्न नहीं है। ये आगाज है उस योगी मॉडल का जिसने कदम रखते ही अपराधियों, रेत माफियाओं और घुसपैठियों के दिलों में कानून का वो खौफ पैदा कर दिया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक साफ सुनाई दे रही है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सत्ता की कमान हाथ में लेते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस महकमे को संबोधित किया तो उनका एक ही वाक्य पूरे राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब तक यहाँ सिर्फ शासकों का कानून चलता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन चलेगा। पिछले 5 दशकों से जिस पुलिस तंत्र को नेताओं के निजी सहायक अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज उसे अपराधियों के खिलाफ खुली छूट दे दी गई है। इस फ्री हैंड का सबसे पहला प्रहार उन कोयला और रेत माफियाओं पर हुआ है जो सरकारी खजाने को सरेआम चूना लगा रहे थे। अवैध वसूली और सड़कों पर होने वाली रंगदारी के खिलाफ पुलिस ने ऐसी चक्रव्यूह रचना की है कि ये सिंडिकेट अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं। प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है, शांति और सहयोग के लिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, लेकिन अगर किसी ने भी वर्दी पर हाथ उठाने या कानून को अपने हाथ में लेने की हिमाकत की तो उसका हश्र बेहद खौफनाक होगा। इस नई प्रशासनिक सख्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान आसनसोल की सड़कों पर हुआ, जहां लाउडस्पीकर के नियमों को लागू कराने पहुंची पुलिस टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न केवल पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, बल्कि सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस बार सरकार का रुख पुराना नहीं था। मुख्यमंत्री ने बिना किसी तुष्टीकरण के यूपी स्टाइल हर्जाना वसूली मॉडल का ऐलान कर दिया। दंगाइयों को कड़ा संदेश दे दिया गया कि सरकारी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की पाई उन्हीं की जेब से वसूली जाएगी। सरकार के कद्दावर मंत्री दिलीप घोष ने भी ओजस्वी लहजे में साफ कर दिया कि नियम किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि राज्य के सभी नागरिकों और पूजा स्थलों पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने बहुसंख्यक समाज से भी परिपक्व अपील की कि पूजा और भक्ति हमेशा श्रद्धा और अनुशासन के दायरे में होनी चाहिए, न कि सड़कों पर हुड़दंग मचाकर। लेकिन इस बुलडोजर मॉडल का सबसे हिंसक और संगठित विरोध कलकत्ता के पार्क सर्कस और तिलजला इलाके में देखने को मिला। जब प्रशासन उन अवैध इमारतों को गिराने पहुंचा जिनकी वजह से 3 मासूमों की जान गई थी, तो कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हजारों की भीड़ को उकसा दिया। 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर अचानक पहुंची उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरों और कांच की बोतलों से भयंकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने रविवार की देर रात पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्जनों दंगाइयों को धर दबोचा। कोलकाता पुलिस के उपायुक्त सैकत घोष ने साफ किया कि ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और संगठित साजिश थी, जिसे बेनकाब करने के लिए साइबर सेल दिन रात काम कर रही है। अब बंगाल में हिंसक भीड़ के सामने घुटने टेकने का पुराना दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस प्रशासनिक फेरबदल का एक और ऐतिहासिक असर रविवार को तब देखने को मिला जब कोलकाता की मशहूर नाखौदा मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने खुद खुले मंच से मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहद प्रगतिशील अपील जारी की। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, जहां हमें दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने समुदाय से अपील की कि वे आगामी त्योहारों के दौरान गाय की कुर्बानी देने से पूरी तरह बचें और उसकी जगह बकरे की कुर्बानी दें। इमाम का यह बयान असल में शुभेंदु सरकार द्वारा पशुवध और कसाईखानों को लेकर जारी किए गए उस सख्त कानून का असर है, जिसके तहत अब पूरे बंगाल में बिना एक आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी जानवर का वध नहीं किया जा सकेगा। इस नियम ने अवैध मांस कारोबारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और रणनीतिक क्लाइमेक्स मालदा बॉर्डर पर लिखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसका 33 किलोमीटर का हिस्सा हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर नस बना हुआ था। इस खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर सीमा पार के अपराधी न केवल नकली नोट और हथियारों की तस्करी करते थे, बल्कि भारतीय गांवों में घुसकर हमारे गरीब किसानों की पकी हुई फसलें और मवेशी तक चुरा ले जाते थे। पिछली सरकारों ने इस संवेदनशील मुद्दे को हमेशा ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए इस 33 किलोमीटर के हिस्से में 3 टियर कटीले तारों की मजबूत फेंसिंग लगाने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया है।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को महज 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है ताकि 260 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके उसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को सौंप दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट राजनवीर सिंह कपूर की देखरेख में प्रशासन की 12 विशेष टीमें खेतों में सुबह से देर रात तक सीमाओं को तय करने के काम में जुटी हुई हैं। जो भूमि अधिग्रहण सालों से सिर्फ 10 एकड़ पर अटका हुआ था, वो अब युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। 2026 का ये नया दौर तुष्टीकरण के अंत और कानून के राज की वो नई इबारत लिख रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब देखना ये है कि ये नया योगी मॉडल आने वाले दिनों में बचे हुए माफियाओं का अंत कैसे करता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बंगाल में लागू किया गया ये सख्त योगी मॉडल और मालदा बॉर्डर की ये ऐतिहासिक फेंसिंग इस संवेदनशील राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत बना पाएगी? क्या अपराधियों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली का ये फैसला पूरे देश के लिए एक नया रोल मॉडल बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।